गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र में हम लोग कल पढ़ रहे थे अध्याय 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था, है ना। 4 अधिकार हमने पढ़ लिए थे, 5वां अधिकार आज हम पढ़ेंगे। तो 5वें अधिकार में क्या दिया है देखो, विश्व एवं संस्कृति का अधिकार, नहीं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, है ना। सबको शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। अपनी अपनी संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को, संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की क्या करे, वो संचालित करने की स्वतंत्रता है ना। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। अल्पसंख्यक समूहों को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है कोई अल्पसंख्यक है या नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर है हमारा छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार के हनन होने पर क्या होता है, न्यायालय में जाने का अधिकार है ना। प्रत्येक मतलब किसी का अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं हम, न्यायालय में मतलब कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, इसके तहत नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिकार के अंतर्गत क्या है, हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का क्या है, अधिकार है। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति को अलग से मुकदमा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों के इस समूह की तरफ से सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है ना। और इस प्रकार के मुकदमे को जनहित याचिका या लोकहित के मुकदमे कहा जाता है। देखो, जनहित याचिका का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि मान लो कि सरकार क्या करता है, किसी नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय करती है ना। सरकार क्या करी है, वहाँ पे बांध बनाने का निर्णय करती है। मान लो क्या है कि सरकार किसी नदी पर क्या बना रहा है, एक बांध बनाने का वो निर्णय करती है ना। और मान लो यदि बांध बना तो करीब 50,000 लोगों के खेत या घर डूब जाएंगे, उनकी भूमि और आजीविका चली जाएगी। मतलब जो जीने की उसकी घर चलाने की जो उसकी जीविका होगी वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और उनकी जीवन प्रणाली पर गंभीर असर होगा। यह उन लोगों के जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता का और अपनी रुचि का कोई धंधा अपनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। 50,000 लोगों की तरफ से एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है ना, अलग अलग लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस समूह में उनका घर डूबा है तो सिर्फ एक ही याचिका दायर वहाँ करवाएंगे। तो एक सत्र न्यायाधीश दुकालू नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा सुन रहे थे। तब उन्हें यह संदेश हुआ कि यह मानसिक बीमारी से क्या है, पीड़ित है। अतः इसे इलाज के हेतु मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया गया और चिकित्सालय में 6 महीने रहने के बाद अधीक्षक ने अदालत को सूचना दी कि इस आदमी की तबीयत ठीक हो गई, परंतु न्यायाधीश ने उसे मुक्त करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाया और दुकालू को इस मानसिक चिकित्सालय में 6 साल और रहना पड़ा। दुकालू के लिए एक संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और अदालत में यह सिद्ध हुआ कि दुकालू की शारीरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है। और उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि वह उसे उचित मुआवजा दे, और साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि ये मुआवजा दुकालू के जीवन के बीते हुए समय को नहीं लौटा सकते तो जो उसने यातना के बिताए, है ना। देखो, वो 6 महीने में ठीक हो गया था, मानसिक रोग था, है ना। मेंटल हॉस्पिटल जाने के बाद क्या वो ठीक हो गया था, तब उसको छोड़ देना था ना, तब वो नहीं किया, न्यायालय इसमें ध्यान नहीं दिया तो उसको 6 साल और रहना पड़ा। तो उसके जो 6 साल खराब हुए हैं वहाँ रहकर उसकी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे याचिका दायर की गई है और उसकी मतलब मानहानि का
दावा कर रहे हैं। ठीक है, फिर है नागरिकों के मूल कर्तव्य। जिस प्रकार हमारे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही हमारे कर्तव्य भी हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी ये जिम्मेदारियां हैं कि अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। संविधान में निम्नलिखित कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। देखो मूल कर्तव्य, तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए दूसरा इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें, वो पालन करें। ठीक है, तीसरा दिया इसमें भारत को प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा था भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो त्याग करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ठीक है, दसवां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या करे, छू ले। 11वां इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर अभिभावकों द्वारा प्रदान करना। ठीक है, समझ में आया? ये पार्ट जो है वो अब कंप्लीट हो गया। आया समझ में? ठीक है।